एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक युवक रहता था। उम्र उसकी ऐसी थी कि आम तौर पर उस समय तक आदमी का घर बस चुका होता है, लेकिन हरिदत्त का घर केवल दीवारों और छत तक ही सीमित था। उसमें न कोई औरत की आहट थी, न बच्चों की किलकारी और न ही किसी अपने की मौजूदगी। उसकी जिंदगी खामोशी में बीत रही थी और वो खामोशी धीरे धीरे उसकी आदत बनती जा रही थी। हरिदत्त बहुत गरीब था। उसके पास न तो बहुत जमीन थी और न ही कोई पुश्तैनी सहारा। माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और रिश्तेदार नाम के लोग बस त्योहारों पर दिख जाते थे। कोई ऐसा नहीं था जो उसके दुख को अपना समझे या उसके भविष्य की चिंता करे। शादी की बात तो दूर, उसके लिए कभी किसी ने रिश्ता तक नहीं पूछा। गांव में सब जानते थे कि हरिदत्त सीधा साधा और मेहनती है, लेकिन ये भी जानते थे कि उसके पास देने को कुछ खास नहीं है। उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता था। वो खुद उठकर चूल्हा जलाता, आटा गूंथता और अपने लिए रूखी सूखी रोटी बना लेता। कभी कभी नमक मिर्च से ही गुजारा कर लेता। फिर वो खेतों की ओर निकल जाता, जहां दिन भर मेहनत करता। दोपहर में किसी पेड़ की छांव में बैठकर वहीं सूखी रोटी खाता और शाम तक फिर से काम में जुट जाता। लौटते समय जब वो गांव के उन घरों के पास से गुजरता जहां से औरतों की आवाजें, बच्चों की हंसी और चूल्हों की खुशबू आती थी, तो उसका मन एक पल को ठहर जाता। लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहता नहीं था। उसके घर में अगर कोई सबसे ज्यादा आता जाता था तो वो थी पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी काकी। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, लेकिन दिल अब भी जिंदा था। वे हरिदत्त को अपने बेटे की तरह मानती थीं। कभी उसके घर झांक लेती, कभी उसके लिए छाछ रख जाती और कभी बिना वजह ही आकर बैठ जाती। वे अक्सर उससे कहती कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी जल्दी टूट जाता है। हरिदत्त हर बार हल्की मुस्कान के साथ बात टाल देता और कहता, काकी, जब भगवान चाहेगा तब हो जाएगी। एक दिन काकी ने उससे सीधी बात की। उन्होंने कहा कि अकेलापन बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेला बिताना चाहता है। उस दिन हरिदत्त पहली बार चुप नहीं रहा। उसने बताया कि उसके पास न पैसा है, न बड़ा घर और न ही कोई ऐसा सहारा जो किसी लड़की के परिवार को भरोसा दिला सके। वो नहीं चाहता था कि किसी की बेटी उसके साथ आकर तंगी और कठिनाइयों में फंस जाए। काकी उसकी बात सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि वे इस लड़के का घर बसाकर ही दम लेंगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने हरिदत्त को बताया कि उनकी एक बहन की बेटी पास के गांव में रहती है। लड़की का नाम सुधा है। देखने में सुंदर, कामकाज जानने वाली और व्यवहार में ठीक ठाक। काकी ने कहा कि अगर वो चाहे तो वे इस रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकती हैं। हरिदत्त ने बहुत सोच विचार के बाद हाँ कर दी, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं न कहीं एक उम्मीद जाग चुकी थी। काकी ने दोनों गांवों के बीच बात चलाई। लड़की वालों ने हरिदत्त की गरीबी देखी, लेकिन उसकी ईमानदारी और काकी पर भरोसा कर लिया। सादे तरीके से दोनों की शादी कर दी गई। न कोई बड़ा तामझाम हुआ, न दिखावा। हरिदत्त को लगा कि अब उसका सूना घर आबाद हो जाएगा और उसकी जिंदगी को एक नया अर्थ मिलेगा। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सामान्य रहे। हरिदत्त अपनी हैसियत भर कोशिश करता रहा कि सुधा को कोई तकलीफ न हो। वो खुद कम खाता, लेकिन उसे भरपेट खिलाने की कोशिश करता। मगर धीरे धीरे सुधा को ये एहसास होने लगा कि ये घर उसके सपनों जैसा नहीं है। वो समझने लगी कि उसका पति बहुत गरीब है और उसकी इच्छाएं पूरी करना उसके बस में नहीं होगा। यहीं से सुधा के मन में असंतोष ने जन्म लिया। बाहर से वो शांत और समझदार बनी रही, लेकिन भीतर ही भीतर वो सोचने लगी कि इस रिश्ते में उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। शादी के बाद हरिदत्त के घर में पहली बार किसी और के कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। वो घर जो अब तक खामोशी और अकेलेपन का गवाह रहा था, उसमें अब किसी और की मौजूदगी थी। वो भीतर ही भीतर खुश था, लेकिन उस खुशी को जाहिर करना उसे कभी आया ही नहीं।
वो वही करता रहा जो उसे आता था। मेहनत, ईमानदारी और अपनी हैसियत के भीतर रहकर जिम्मेदारी निभाना। सुधा के लिए ये सब नया था। ये सादा जीवन, मिट्टी का घर, सीमित साधन और हरिदत्त की चुपचाप चलने वाली दिनचर्या, सब कुछ उसे धीरे धीरे अखरने लगा। उसे अपने मायके की बातें याद आती, दूसरे घरों की औरतों के पहनावे और बातचीत याद आती। उसे लगने लगा था कि ये आदमी बहुत सीधा है और इसी सीधेपन के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हरिदत्त से मीठी भाषा में बात करती, समय पर खाना देती और कभी कभी उसकी मेहनत की तारीफ भी कर देती। धीरे धीरे सुधा ने हरिदत्त के स्वभाव को और बारीकी से समझना शुरू किया। उसे पता चल गया कि उसका पति बहुत नरम दिल है, किसी की बात पर शक नहीं करता और खासकर अपनी पत्नी की हर बात को सच मान लेता है। एक दिन सुधा ने मन ही मन तय कर लिया कि वो हरिदत्त की परीक्षा लेगी। सीधे पैसों की मांग करना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अचानक मांग से शक न पैदा हो जाए। इसलिए उसने एक ऐसी चाल सोची जो हरिदत्त को उलझन में डाल दे और वो खुद ही स्थिति को समझ न पाए। उसने पास के गांव के कुछ आवारा लड़कों से चुपके से बात की, जिन्हें न काम की फिक्र थी और न बदनामी की। सुधा ने उन्हें समझाया कि जब उसका पति खेत में काम कर रहा हो तब उसका गधा चुपचाप उठाकर पास के बड़े पेड़ पर बांध देना है। बदले में उसने उन्हें थोड़े पैसों और खाने का लालच दिया। उस दिन हरिदत्त रोज की तरह खेत पहुंचा। सुबह का समय था और वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद जब उसे गधा दिखाई नहीं दिया तो उसने पहले सोचा कि शायद वो इधर उधर चरने चला गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक वो नजर नहीं आया तो हरिदत्त बेचैन हो उठा। उसने आसपास देखा और जैसे ही उसकी नजर पेड़ की ओर गई, वो हैरानी से वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसका गधा ऊंचे पेड़ से बंधा हुआ था। वो आंखें मलता रहा, फिर भी दृश्य वही था। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। ये कैसे हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है और क्यों? दोपहर के समय सुधा रोज की तरह खाना लेकर खेत पहुंची। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। हरिदत्त का मन भारी था। उसने सुधा को अपनी परेशानी बताई और पेड़ पर बंधे गधे की ओर इशारा किया। सुधा ने पहले तो हैरानी दिखाई, फिर उसे ईश्वर की लीला बताने लगी। उसने कहा कि शायद ये कोई संकेत है और डरने की कोई बात नहीं। उसने बड़ी सहजता से ये भी कहा कि दोनों मिलकर गधे को नीचे उतार लेते हैं। हरिदत्त उसके शब्दों से कुछ हद तक शांत हो गया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बातों पर पूरा भरोसा था। काफी मशक्कत के बाद जब गधा नीचे उतारा गया तो हरिदत्त के मन में राहत तो आई, लेकिन उलझन बनी रही। सुधा ने इसी मौके पर बड़ी सावधानी से पैसों की बात छेड़ी। उसने कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है और घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। हरिदत्त ने बिना देर किए अपनी जेब खाली कर दी और जितने भी सिक्के उसके पास थे सुधा के हाथ में रख दिया। लेकिन सुधा की योजना यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने तुरंत कहा कि ये बहुत कम है और उसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। जब हरिदत्त ने पूछा कि कितने, तो सुधा ने 100 सिक्कों की बात रख दी। ये रकम हरिदत्त के लिए बहुत बड़ी थी। एक पल के लिए वो चुप हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि जब फसल बिकेगी तब वो पैसे दे देगा। कुछ समय बाद जब उसे गेहूं के पैसे मिले तो उसने बिना किसी सवाल के पूरे 100 सिक्के सुधा को दे दिए। सुधा ने पैसे लेते समय वही शांत और स्नेह भरा व्यवहार बनाए रखा, लेकिन मन ही मन उसने समझ लिया कि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है। उस दिन के बाद सुधा का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसे यकीन हो गया कि हरिदत्त का भरोसा इतना गहरा है कि वो उसे बार बार इस्तेमाल कर सकती है। वहीं हरिदत्त इस पूरी घटना को भी किस्मत और ईश्वर की मर्जी मानकर भूलने की कोशिश करने लगा। सुधा ने यह भी समझ लिया था कि अगर उसे हरिदत्त से और पैसा निकलवाना है तो उसे कोई ऐसा बहाना चाहिए जो सीधे दिल पर असर करे। वो जानती थी कि हरिदत्त अपने लिए चाहे जितना भी कष्ट सह ले, लेकिन किसी अपने की बीमारी या मुसीबत की बात आए तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा।
इसी सोच के साथ एक सुबह जब हरिदत्त खेत जाने की तैयारी कर रहा था, सुधा ने अचानक गंभीर और चिंतित स्वर में उससे कहा कि उसकी बहन बहुत बीमार है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। ये सुनते ही हरिदत्त का चेहरा बदल गया। उसने बिना ज्यादा पूछताछ किए बस इतना जानना चाहा कि कितने पैसों की जरूरत है। जब सुधा ने 200 सिक्के की बात कही तो हरिदत्त कुछ पल के लिए चुप रह गया। इतनी बड़ी रकम उसने पहले कभी एक साथ नहीं सुनी थी। उसके मन में स्वाभाविक चिंता उठी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर दिख रही बनावटी बेचैनी को सच मान लिया। उसने प्यार भरे शब्दों में कहा कि वो किसी न किसी तरह इंतजाम कर लेगा और सुधा से दोपहर का खाना तैयार करने को कहकर खेत की ओर निकल गया। उसके जाते ही सुधा के चेहरे से चिंता का नकाब उतर गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, जैसे उसकी योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका हो। दोपहर का समय आया तो सुधा रोज की तरह खाना लेकर खेत की ओर चली, लेकिन इस बार उसके साथ एक और चीज भी थी जिसे उसने बहुत सावधानी से छुपा रखा था। 3 बड़ी बड़ी मछली जिन्हें हरिदत्त से नजरें बचाकर खेत में ही मिट्टी में दबा दिया। फिर वो हरिदत्त के पास आई, उसने सामान्य व्यवहार किया, हरिदत्त को खाना परोसा और कुछ देर उसके पास बैठी रही। हरिदत्त ने खाना खाया, ईश्वर का नाम लिया और फिर काम में लग गया, जबकि सुधा कुछ दूरी पर बैठकर सही मौके का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद जब हरिदत्त जमीन की खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल किसी नरम चीज से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी से एक मछली बाहर निकली। वो चौंक गया और ये सोचकर रुक गया कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उसने खुदाई जारी रखी, दूसरी ओर फिर तीसरी मछली भी निकल आई। ये दृश्य उसके लिए पूरी तरह अविश्वसनीय था। उसका मन डर और हैरानी से भर गया। उसने जोर से सुधा को आवाज दी, जैसे किसी अनजानी मुसीबत में फंस गया हो। सुधा दौड़ती हुई आई और देखते ही हैरानी और खुशी का ऐसा नाटक किया मानो उसने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा हो। उसने इसे ईश्वर की कृपा बताया और कहा कि शायद उसके पति पर भगवान बहुत मेहरबान हैं। उसकी बातें सुनकर हरिदत्त और भी उलझन में पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इन घटनाओं को किस तरह देखे। सुधा ने बिना देर किए मछलियों को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि वो इन्हें शाम के खाने में पकाएगी। फिर उसने बड़ी सहजता से सुबह मांगे गए पैसों की याद दिला दी। हरिदत्त पहले से ही मानसिक रूप से थका हुआ था। इन अजीब घटनाओं ने उसके सोचने समझने की शक्ति को और कमजोर कर दिया था। उसने अपने पास जमा पैसे गिने, लेकिन रकम पूरी नहीं हुई। तब उसने वो फैसला लिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपना गधा बेच दिया। बड़ी मुश्किल से उसने 200 सिक्के पूरे किए और अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। उस समय उसके मन में सिर्फ यही था कि अगर इससे किसी की जान बच सकती है तो ये बलिदान छोटा है। सुधा पैसों को छुपाकर रखने लगी और मन ही मन ये सोचकर संतुष्ट हो गई कि उसकी योजना पूरी तरह सफल रही है। उसने ये भी समझ लिया था कि अब समय आ गया है कि वो अपने अगले कदम की तैयारी करे। उस दिन के बाद से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सुधा का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। वो अब उतनी सहज नहीं दिखती थी और न ही पहले की तरह अपनापन जताती थी। हरिदत्त को ये बदलाव साफ महसूस होने लगा, लेकिन वो अभी भी यही मान रहा था कि शायद परिस्थितियों का दबाव उसकी पत्नी पर भारी पड़ रहा है। उसे क्या पता था कि ये बदलाव किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है जो जल्द ही उसके जीवन को पूरी तरह उलट देने वाली थी। 200 सिक्के हाथ में आते ही सुधा के भीतर जो छुपा हुआ स्वार्थ था वो अब और खुलकर सामने आने लगा। पहले जो बातें इशारों में होती थीं, अब वे सीधे तानों में बदलने लगीं। वो हरिदत्त की गरीबी को उसका दोष बताने लगी। कभी कहती कि वो दूसरों की तरह घर क्यों नहीं चला सकता, कभी उसकी मेहनत को नाकाफी बताती और कभी ये कहकर चुप हो जाती कि उसकी किस्मत ही खराब है जो उसे ऐसे आदमी से बांध दिया गया। ये बातें हरिदत्त के दिल में गहरे उतरती जाती, लेकिन वो फिर भी जवाब नहीं देता। उसे लगता था
कि अगर वो शांत रहेगा तो शायद हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। धीरे धीरे सुधा ने अपनी असली मंशा साफ करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने बिना किसी भूमिका के हरिदत्त से कह दिया कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें हर दिन अभाव और समझौते हों। ये सुनकर हरिदत्त जैसे सुन्न हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस स्त्री के लिए उसने सब कुछ किया वही अब उससे अलग होने की बात कर रही है। उसने नरमी से कारण जानना चाहा, लेकिन सुधा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में कोई दया नहीं थी। इसके बाद घर का माहौल और बिगड़ने लगा। सुधा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। कभी कपड़ों की कमी का रोना, कभी गहनों की मांग और कभी ये ताना कि वो किसी बेहतर आदमी के साथ होती तो जीवन कुछ और होता। हरिदत्त अब समझने लगा था कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि बहुत पहले से तय की गई किसी योजना का हिस्सा है। उसने गुस्से में आकर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुधा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और सुधा ने सबके सामने खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि उसका पति उसे मारता है और उसकी जान को खतरा है। हरिदत्त ये सब देखकर अवाक रह गया। वो सफाई देता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की नजर में वही सही था जो जोर से रो रहा था। उस दिन हरिदत्त की इज्जत को गहरी चोट पहुंची। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि उसकी पत्नी गैर लोगों के सामने उसके खिलाफ बोल रही थी। कुछ ही दिनों में ये मामला पूरे गांव में फैल गया। बातें बढ़ती गईं और आखिरकार तय हुआ कि अब इसका फैसला गांव के कोतवाल के सामने ही होगा। हरिदत्त जानता था कि सच्चाई उसके साथ है, लेकिन उसे ये भी डर था कि उसकी सादगी और अजीब घटनाएं कहीं उसके खिलाफ न चली जाए। फिर भी उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो, वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। वो सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिणाम उसके पक्ष में हो या नहीं। जिस दिन दोनों को कोतवाली बुलाया गया, उस दिन वहां असामान्य भीड़ जमा थी। कोई सच्चाई जानना चाहता था, कोई तमाशा देखने आया था और कोई पहले से ही अपनी राय बना चुका था। हरिदत्त एक कोने में चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए हुए, जैसे उसे अपने अपराध का नहीं बल्कि अपने टूटे हुए भरोसे का बोझ उठाना पड़ रहा हो। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर गहरी उदासी और मन में ये डर कि कहीं सच होने के बावजूद वो हार न जाए। इसके ठीक विपरीत सुधा का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो कोतवाली में ऐसे आई जैसे कोई अत्याचार से पीड़ित और बेबस स्त्री न्याय की गुहार लगाने आई हो। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में कंपन और चेहरे पर ऐसा भाव जिसे देखकर कोई भी उसे निर्दोष मान ले। कोतवाल ने जब दोनों को सामने बुलाया तो पहले हरिदत्त से बात की। हरिदत्त ने धीमे स्वर में बिना किसी बनावट के अपनी पूरी कहानी कह दी। उसने बताया कि वो कितना गरीब है, फिर भी उसने अपनी पत्नी की हर मांग पूरी करने की कोशिश की। उसने गधे वाली घटना, खेत में मछली निकलने की बात और दिए गए पैसों का जिक्र भी उसी सादगी से किया, जैसे वो किसी और की कहानी नहीं बल्कि अपना दर्द सुना रहा हो। हरिदत्त की बातें सुनकर कई लोग असमंजस में पड़ गए। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन जो घटनाएं वो बता रहा था वे सामान्य बुद्धि को अजीब लग रही थीं। कोतवाल भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने सुधा की ओर रुख किया। सुधा ने रोते हुए कहना शुरू किया कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, उस पर हाथ उठाता है और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। उसने कहा कि वो डर के कारण लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब उसका जीना मुश्किल हो गया है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग सहानुभूति में सिर हिलाने लगे। इसके बाद कोतवाल ने हरिदत्त से सीधा सवाल किया कि वो क्या चाहता है। ये सवाल हरिदत्त के दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ा। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने भारी मन से कहा कि वो आज भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन अगर सुधा उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे बार बार अपमानित कर रही है तो वो उसे जबरन बांध कर नहीं रखना चाहता। उसने ये भी कहा
कि वो तलाक देने को तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसने अपनी पत्नी को पहले 100 सिक्के और फिर 200 सिक्के दिए थे, जो उसकी पूरी जमा पूंजी थी, और अगर वे पैसे वापस मिल जाएं, तो वो अपने जीवन को दोबारा शुरू कर सकता है। ये सुनते ही सुधा का चेहरा बदल गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा कि ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने कोतवाल से कहा कि अगर सचमुच इस आदमी के पास 300 सिक्के होते तो मुझे इससे अलग होने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोतवाल ने बड़ी ही नरमी से हरिदत्त से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने 100 सिक्के अपनी पत्नी को कब दिए थे। हरिदत्त ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है जब हमारा गधा पेड़ पर चढ़ गया था, उस दिन मैंने तुम्हें 100 सिक्के दिए थे। सुधा ने कोतवाल की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देखा कोतवाल साहब, मैं न कहती थी कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। आपने कभी सुना है कि कोई गधा पेड़ पर चढ़ गया? उसकी बात सुनकर कोतवाल सोच में पड़ गया। फिर उसने हरिदत्त की तरफ देखा और कहा, अच्छा चलो वो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को बाकी के 200 सिक्के कब दिए थे? हरिदत्त ने कहा, उस दिन जब हमारे खेत में 3 मछली निकली थी। सुधा ने फौरन कहा, देखा कोतवाल साहब, ये क्या बोल रहा है? मैंने झूठ तो नहीं कहा। यह आदमी सचमुच पागल है। उसकी इस बात पर कुछ लोग हंस पड़े और कुछ ने इसे हरिदत्त की मानसिक स्थिति पर शक करने का कारण मान लिया। कोतवाल अब और उलझन में पड़ गया। एक तरफ हरिदत्त की सच्ची लगने वाली आंखें थीं और दूसरी तरफ सुधा के आंसू और समाज को समझ आने वाले आरोप। उसने दोनों को 2 दिन की मोहलत दी और कहा कि वो सोच विचार के बाद अपना फैसला सुनाएगा। हरिदत्त भारी कदमों से कोतवाली से बाहर निकला। उसे ये एहसास हो चुका था कि सच्चाई होने के बावजूद उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 2 दिन बाद फिर से कोतवाली में दरबार लगा। इस बार माहौल और भी गंभीर था। कोतवाल ने दोनों को सामने बुलाया और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों और प्रस्तुत बातों के आधार पर तलाक ही उचित समाधान है। उसने ये भी कहा कि सच और झूठ का असली हिसाब समय खुद करेगा और कर्मों से कोई नहीं बच सकता। ये फैसला सुनते ही हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कोई विरोध किए फैसला स्वीकार कर लिया। कोतवाल के सामने सिर झुकाया और चुपचाप तलाक दे दिया। उस क्षण उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने सच का साथ देकर अपना कर्तव्य निभा दिया हो। सुधा के चेहरे पर उस समय संतोष और जीत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी योजनाएं सफल हो गई हैं और अब वो पूरी तरह आजाद है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये जीत अस्थायी है और समय बहुत जल्द उसे उसके कर्मों का आईना दिखाने वाला है। तलाक के बाद हरिदत्त का जीवन बाहर से पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह बदल चुका था। वही घर, वही खेत, वही दिनचर्या, सब कुछ वैसा ही था, पर अब उसमें एक गहरी चुप्पी और अनुभव की परछाई जुड़ चुकी थी। वो किसी से शिकायत नहीं करता था, न ही सुधा के बारे में किसी के सामने एक शब्द बुरा कहता था। शुरुआत के कुछ महीने उसके लिए बहुत कठिन थे। कई बार वो रात को अकेला बैठा अपने बीते जीवन के बारे में सोचता और ये सवाल खुद से करता कि क्या भरोसा करना इतनी बड़ी भूल थी। धीरे धीरे उसने अपने खेतों पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। मेहनत रंग लाई, फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ी संभलने लगी। उधर सुधा को लगता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। उसके पास कुछ पैसे थे और वो उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी जिसे वो बोझ समझती थी। कुछ ही समय बाद उसने उसी युवक से विवाह कर लिया जिसके साथ उसके पहले से संबंध थे। शुरू में उसे लगा कि अब उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। युवक ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, मीठी बातें की और खुद को बहुत समझदार और साहसी साबित किया। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा था। शादी के थोड़े ही समय बाद उस युवक की असली सूरत सामने आने लगी। वो न मेहनत करता था, न जिम्मेदारी निभाता था और न ही सुधा की इज्जत करता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। पहले ताने, फिर गाली गलौच
और उसके बाद मारपीट। सुधा, जो कभी हरिदत्त की सादगी को कमजोरी समझती थी, अब उसी सादगी को याद करके रोने लगी। जो पैसे वो अपने पहले पति से छल करके लाई थी, वही कुछ समय तक चले। जब वे पैसे खत्म होने लगे तो नया पति और ज्यादा उग्र हो गया। एक दिन उसने साफ कह दिया कि अब उसके पास देने को कुछ नहीं है और वो इस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकता। उसी तरह जैसे सुधा ने हरिदत्त को छोड़ा था, उसी तरह उसे भी छोड़ दिया गया। अब न उसके पास पैसा था, न सम्मान और न ही कोई सहारा। गांव वालों की नजर में उसकी सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। जो कभी खुद को बहुत समझदार और सुंदर समझती थी, वो अब दूसरों की दया और मदद पर निर्भर हो गई। समय के साथ हरिदत्त के जीवन में एक नया मोड़ आया। गांव के ही एक परिवार ने उसकी सादगी, मेहनत और संयम को देखकर अपनी बेटी के लिए उसे योग्य समझा। लड़की स्वभाव से शांत, समझदार और संस्कारी थी। बहुत सोच विचार के बाद हरिदत्त ने दूसरा विवाह किया। इस बार उसका जीवन सचमुच बदलने लगा। उसकी नई पत्नी ने कभी उसकी गरीबी का ताना नहीं दिया और न ही उसकी सादगी को कमजोरी समझा। उसने घर को सलीके और प्रेम से संभाला और हरिदत्त के दुख को बिना पूछे समझ लिया। कुछ ही वर्षों में हरिदत्त को संतान सुख भी मिला। उसके घर में फिर से रौनक लौट आई। वही घर जो कभी खामोशी से भरा रहता था, अब हंसी और अपनत्व से गूंजने लगा। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उसके धैर्य और सच्चाई की मिसाल देने लगे। हरिदत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने बीते जीवन को एक सीख मानकर स्वीकार कर लिया। कभी कभी सुधा दूर से हरिदत्त के घर की ओर देखती, जहां से खुशियों की आवाजें आती थीं। उसके मन में पछतावे की आग जलती थी, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। उसने अपने ही हाथों से अपना संसार उजाड़ दिया था। समय ने उसे ये सिखा दिया था कि लालच और छल से बना रास्ता अंत में केवल अकेलापन और अपमान ही देता है। इस तरह समय ने अपना न्याय पूरा किया। जिसने धैर्य रखा, उसे शांति और सुख मिला, और जिसने विश्वास को धोखा दिया, वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दब गई। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में